तारापुर नामक एक गांव में लालमान नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही लालची था। वह किसानों को बहला फुसलाकर अपने खेतों में काम करवाता था और बाद में उन्हें पैसे भी नहीं देता था। बेचारे किसानों को मजबूरी में उससे उधार भी लेना पड़ता था। देखो गुड्डू, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सही कहते हो सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, राजा तो हूं ही मैं। बेवकूफों को ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूं कि मेहनत ये करते हैं और फसल में हड़प लेता हूं। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास बिरजू नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को उधार पैसे देते हो और बदले में अपने खेतों में काम करवाकर उनसे पैसे चुका लेते हो। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं उधार देता हूँ और किसानों से खेतों में काम करवाकर उनकी उधारी भी चुका लेता हूँ। ठीक है सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत है। मैं आपकी जमीन पर खेती करके सारा उधार चुका दूंगा। देखो भाई, एक काम करो, तुम 1 साल के लिए मेरे खेत लगान पर रख लो। धीरे धीरे पैसे चुका देना। ठीक है सेठ जी, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। वैसे मेरा नाम बिरजू है और मैं पास के गांव काशीपुर में रहता हूँ। हाँ ठीक है बिरजू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है सेठ जी, बताइए क्या शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी, उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सेठ से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद बिरजू वहां से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए सेठ के खेत में पहुंच जाता है। चलो, सेठ जी से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है कि इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। बिरजू दिन रात कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद फसल उगकर तैयार हो जाती है। बिरजू अब अपनी उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आधी जमींदार भी ले जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ तो आ ही जाएगा। बिरजू की उगाई हुई फसल की खबर सेठ के कानों तक पहुंचती है। अरे सेठ जी, आपने सुना क्या? आज बिरजू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो बिरजू की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी खबर है कि बिरजू आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे बिरजू, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे यार, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहां मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस पर। ज्यादा मत बोल बिरजू, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल ताकि मैं चलूं यहां से। मुझे और भी काफी काम है। यह कहकर सेठ बिरजू से अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल बिरजू के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर बिरजू मायूस हो जाता है। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? भगवान कब मेरी अपनी जमीन होगी? बिरजू इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद बिरजू की बेटी राधा, जो बचपन से ही अपनी मौसी के घर रहकर पढ़ाई करती थी, वापस गांव आ गई।
गांव आने पर जब उसने गांव का हाल देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का यह हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। वो सेठ जैसे खूसट लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल सेठ जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है ना अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब यह अन्याय और नहीं चलेगा। अब से मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है, और उस लालची सेठ को मैं उसी की शर्तों पर उसकी चालाकी का जवाब दूंगी। अगले दिन बिरजू सेठ के घर जाता है। अरे आओ आओ बिरजू, कर्जा वापस करने आए हो क्या? सेठ जी, पैसे तो हैं ही नहीं अभी, तो कर्जा कहां से चुका पाऊंगा। मैं आपको ये बताने आया था कि पिछली बार अच्छी फसल नहीं हो पाई थी। इस बार क्यों ना आधा आधा हिस्सा कर लें। एक जन ऊपर का हिस्सा ले लेगा और एक जन नीचे का हिस्सा। लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी यह शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से बिरजू खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। इस बार बिरजू ने धान के बदले आलू की फसल लगाई और कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल बहुत ही अच्छी हुई। अब बिरजू खेत से आलू निकालने में लग गया। फसल की खबर मिलते ही खूसट सेठ बिरजू के पास पहुंच जाता है। अरे बिरजू, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। ये धान की फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने आलू लगाया है? हाँ सेठ जी, मैं इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहा था, तो मैंने सोचा इस बार आलू की फसल लगा लेता हूँ। अरे मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तुम ले रहे हो। आप ही की शर्त है सेठ जी, आप ही ने बताया था, और अब आप शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह बिरजू ने चालाकी दिखाते हुए लालची सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया और सारे आलू लेकर घर आ गया और घास फूस उस सेठ के हिस्से छोड़ आया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और ये बिरजू का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे। इस बार तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद बिरजू दोबारा सेठ के घर आता है। कैसे हो सेठ जी? कहो बिरजू, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन लगान पर चाहिए सेठ जी। ठीक है, तो मेरी इस बार की शर्त भी सुन ले बिरजू। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बोलो, मेरी यह शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है सेठ जी, इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह बिरजू सेठ से बात करने के बाद घर लौट आता है और अपनी बेटी को सब कुछ बता देता है। अगले दिन से वह दोबारा खेती की तैयारी में जुट जाता है। इस बार बिरजू गेहूं की फसल लगाता है और कुछ ही दिनों में फसल काफी अच्छी उगाती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब लहरा रही है। मजा आ गया। आने दो अब उस लालची सेठ को, फिर मजा चखाऊंगा उसे क्या पता मेरी बेटी पढ़ाई में कितनी तेज है। कुछ दिन बाद सेठ बिरजू के पास आता है। जैसे ही वह गेहूं के खेत पर पहुंचा, उसका दिमाग चकराने लगा। अरे यह क्या, इसने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। यह बिरजू जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह बिरजू ने अपनी होशियारी से सेठ को दोबारा बेवकूफ बना दिया और सेठ एक बार फिर से धोखा खाकर आग बबूला हो गया। अरे मालिक, उस बिरजू का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज को फिर से बेवकूफ बना दिया। तुम सही कह रहे हो गुड्डू, मैं उसको बेवकूफ ही समझ रहा था और उसने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो, इस बार फिर उसको बताता हूं कि सेठ लालमन किसे कहते हैं।
बिरजू ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया। उस फसल का कुछ हिस्सा उसने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। राधा और उसके पिता बिरजू दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से नई फसल उगाने का समय आ गया। बेटा, आज उस सेठ के साथ दोबारा मुलाकात करता हूँ और इस साल भी लगान पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ। हाँ पिताजी, अब उसे पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। बिरजू उस सेठ के पास दोबारा पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? देखो बिरजू, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी सेठ लालमन हूँ। मुझे होशियारी नहीं आती सेठ जी, मैं तो एक किसान हूँ। होशियार तो आप लोग हो जो गांव के गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अपनी जबान पर काबू रख लड़के। यह क्या बक रहा है? जिस काम के लिए है वो बात कर। यहां ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन लगान पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? हम तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना? चल, इस बार फसल के नीचे का और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मेरी यह शर्त मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहे। चलो मैं जाता हूँ, मुझे अब फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर बिरजू घर लौट जाता है और सारी बात राधा को बता देता है। पिताजी, मैंने आपको जो फसल बताई है आप वही लगाइए, अब उसे मजा आएगा। बिरजू फिर से फसल की तैयारी में लग जाता है और इस बार वह गन्ने की फसल लगाता है। कुछ दिनों बाद लालची सेठ और गुड्डू दोनों ही दोबारा बिरजू के पास आने लगे। अरे सेठ जी, इस बार बिरजू का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है, ऊपर का भी आपका और नीचे का भी आपका। बिल्कुल सही कहा गुड्डू। इस बार मैंने अपने दिमाग का 200% यूज किया है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र। अब देखता हूं कि इस बार वो बिरजू का बच्चा कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो खेत पर पहुंचते हैं, अरे सेठ जी, ये बिरजू तो आपका भी बाप निकला। देखो जरा इस बार कौन सी फसल लगाई है? अरे ये क्या? ये तो गन्ने की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब मेरे हिस्से में इस बार भी झाड़ फूस ही आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। अरे आइए आइए सेठ जी, कैसे हो आप? और आप दोनों में क्या बात चल रही है, जरा मुझे भी बताओ। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखो सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आप ले जाओगे और बीच का मैं लेकर जाऊंगा। अरे ओ किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वह सबके बाप हैं बाप। यह खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। अरे ओ गुड्डू, बस कर, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले इन किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार हमसे किसी ने पंगा लिया है और इस बिरजू ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ चुका हूं कि अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वह सब वापस कर दूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए ना कभी अच्छे कपड़े पहन पाता है और ना ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वह अपना पेट जलाकर मेहनत करता है। ऐसे में इनको तरसाना ठीक नहीं है। इनका हक तो इनको मिलना ही चाहिए। इस तरह राधा की चतुराई और बिरजू की मेहनत ने उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ला दिया। सेठ ने अपनी गलती स्वीकार की और सभी किसानों की जमीन और उनका पैसा उन्हें वापस कर दिया। उस दिन के बाद गांव के सभी किसान खुशी खुशी और सम्मान के साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।